हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आ चुके हैं स्टडी पीडिया के यूट्यूब चैनल पे चैप्टर 4 को लेकर क्लास 9 की केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्लास 9 का केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा इस चैप्टर को डील करते ही। तो फिर उसके बाद हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर को। तो जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्वेश्चनिंग्स की जा रही है, क्या इस चैप्टर में से हमें लर्निंग्स लेनी है ताकि हम अपने एग्जाम में सही से आंसर कर सकें और कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर क्या कंपाउंड होता है क्या नहीं, कैसे फॉर्म होता है, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में देखी थी। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ एटम्स के बारे में ही पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स के, कि इनके अंदर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शनिंग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी लर्निंग होने वाली है आने वाले अभी इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में इस चीज़ को देखा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर के। ठीक है, कोई भी मैटर जो आज दुनिया में है, जो कि हमने चैप्टर 1 में देखा था, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, ये सारे क्या स्टेट ऑफ मैटर है। फिर फर्दर मिक्सचर हमने देखा, कंपाउंड देखा हमने, एलिमेंट देखा, ये सारी चीज़ें क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो ये इन सब की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो एटम से या फिर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। ठीक है, डाल्टन के बारे में पढ़ा था हमने प्रीवियस चैप्टर में कि उन्होंने कुछ थ्योरीज दिए थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि एटम्स जो होते हैं इनडिविजिबल होते हैं, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एटम कहा जा रहा है कि इनडिविजिबल, यानी एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी चीज़ के। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर कोई भी चीज़ है तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, एटम होगा। पर इस चैप्टर में इस मिथ को बर्स्ट किया जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि एटम से भी छोटे सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं कि क्या होता है मैटर के अंदर, क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ कहा जा रहा है कि एटम्स जो हैं वो डिविजिबल है, यानी एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की। फर्दर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो किसके द्वारा मतलब ये डिस्कवर किया गया, जे थॉमसन के द्वारा, जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। फर्दर इस पे डिस्कवरी चलती रही। उसके बाद फर्दर नहीं, यहाँ पे बताया जाए कि इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, ई गोल्डस्टीन जो थे 1886 में, ठीक है, डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि एटम कब इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुए, 1900 में समवेयर अराउंड। ठीक है, पर उससे भी पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, एक न्यू रेडिएशन के प्रेजेंस को डिस्कवर किया था, जिसको उन्होंने कहा था कैनाल रेज का नाम दिया था। अब ये रेज क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थे। ठीक है, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो ये कैनाल रेज जो थे वो क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थे, यानी जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके अपोजिट में यहाँ पे हमारे कैनाल रेज क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थे गैस डिस्चार्ज में। ठीक है, जिनको कैनाल रेज कहा गया। लेटर ऑन इसी के थ्रू क्या हुआ, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की गई। अब ये बताया जा रहा है कि इस समय दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब जो ये नया सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया, इसके ऊपर भी चार्ज मैग्नीट्यूड में तो इक्वल था पर साइन अपोजिट था। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था तो प्रोटॉन हमारा क्या था, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे डिस्कवर की गई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, चार्ज दोनों पे सेम होता है, बट एक पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनका मास अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है मास में क्या, प्रोटॉन। ये चीज़ डिस्कवर किया गया। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए यहाँ पे, जहाँ पे देखा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, चार्ज में सेम मैग्नीट्यूड सेम होता है बट अपोजिट साइन होता है इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद मास जो होता है इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है 2000 टाइम्स, किसके कंपेरिजन में,
प्रोटॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को इसलिए ई माइनस से हम डिनोट करते हैं, और ये जो न्यू सब एटमिक पार्टिकल था प्रोटॉन हम इसको कहते थे, जिसको पी प्लस से डिनोट किए क्योंकि इस पर पी पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रोटॉन का मास 1 यूनिट लेते हैं और चार्ज H+1, चार्ज +1 और प्रोटॉन का मास हम 1 यूनिट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो मास के कंपैरिजन में देखें तो प्रोटॉन 2000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है इलेक्ट्रॉन से, यानी प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, यानी वो ना के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए इसका चार्ज हम क्या लेते हैं, इसके मास को हम कंसिडर नहीं करते, और चार्ज क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसके चार्ज को हम -1 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा टेबल यहाँ पे बना दिया, जिससे आप देखकर एक छोटा सा चीज़ समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पे है, हाँ, कि हमने यहाँ पे देख लिया है कि डिस्कवरी किस तरह की गई। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहाँ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, थॉमसन ने। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने। मास क्या होता है इसका, नेग्लिजिबल होता है, 1 यूनिट लेते हैं प्रोटॉन का मास। चार्ज इस पे नेगेटिव होता है और इस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारा। तो ये था हमारा एक छोटा सा समरी इस पेज का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे डाल्टन एटमिक थ्योरी का ही क्या लिया गया है, यहाँ पे सहारा लिया गया है, जिसने सजेस्ट किया था कि एटम्स क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं और इनडिविजिबल। ये दो चीज़ें डाल्टन ने कही थी कि एटम जो है इनडिविजिबल होते हैं, यानी उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ये 2 चीज़ कही गई थी, ठीक है। बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो क्या हुआ, डाल्टन की एटमिक थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। यहाँ पे डाल्टन की बातें जो कही गई थी वो गलत साबित हो गई कि एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, क्योंकि एटम्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर जे थॉमसन जो एक थे, वो फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो देन जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया कि किस तरीके से एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने क्रिसमस पुडिंग का एक एग्जांपल लिया कि एक एटम जो है वो क्रिसमस पुडिंग की तरह दिखता है, ठीक है, जहाँ पे उसके स्फीयर में the electrons in a sphere of positive charge were like currents in spherical Christmas pudding, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्फीयर में था और इसके अंदर एम्बेडेड क्या थे, नेगेटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर हैंग कर रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं सारे नेगेटिव चार्जेस हैं यहाँ पे, और प्रोटॉन क्या है, इसके वॉल स्पेस के अराउंड यहाँ पे प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस लाई करते हैं, ठीक है। फर्दर थॉमसन ने फिर क्या कहा इसके अकॉर्डिंग कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है एज ए होल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं, यानी जैसे ये एज ए होल एक स्फीयर है तो ये क्या पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अंदर में जो होते हैं जहाँ जहाँ इधर उधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और हमने पीछे भी देखा था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि एज अ होल एटम होता है न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है वो, इसलिए एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। तो ये कहना था किसका, थॉमसन का, जो अपने मॉडल थॉमसन ने प्रपोज किया था, जो कि क्रिसमस पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आते हैं रदरफोर्ड, जिन्होंने एक अपना मॉडल प्रपोज किया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जहाँ पे उन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को थिन गोल्ड फॉइल पे क्या किया, फॉल किया, ठीक है। जैसे एक थिन गोल्ड फॉइल लिया गया, उस पर अल्फा पार्टिकल, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को क्या किया गया, फॉल कराया गया, ठीक है। उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, तो क्योंकि गोल्ड को इजीली हम गोल्ड क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, ठीक है, और मैलिएबल है, तो इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते थे। यही कारण था कि हमने यहाँ पे रदरफोर्ड ने यहाँ पे गोल्ड को कंसीडर किया। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। हीलियम के आयन डबली चार्ज होते हैं उनको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, जिनका मास 4u होता है, और फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसिडर करने की बात थी। जब रेस को फॉल कराया गया तब यहाँ पे कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस नोटिस किए, उसको हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे जो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट पास करके, जैसे ये सारे अल्फा पार्टिकल्स है, ये गोल्ड एटम। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ द एटम्स क्या थे, अल्फा पार्टिकल जो थे स्ट्रेट पास कर गए। बहुत मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल थे
वो स्टेट पास करके। सम अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय सम एंगल्स, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत एक ये एटम से यहाँ डिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक गया, ठीक है, ये हमारे ऐसे हो गए, ये हमारे ऐसे, बहुत कम एक अल्फा पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट हुए। एंड सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बाउंड, यानी बहुत कम, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल थे उन्होंने रिबाउंड किया, यानी वो वापस टकरा कर पीछे आए। जैसे ये ऐसे हो गया हमारा, ये आप देख सकते हैं, एक, ये दो, मतलब 2 से 3 अल्फा पार्टिकल ही थे जो टकरा कर वापस से रिबाउंड किए यहाँ पे, ये चीज़ हो गया। तो फर्दर इससे यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आप नोटिस कर लेना कि ई रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं अपने किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे, क्योंकि ये सारे जो अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे थे न्यूक्लियस से ही कोलाइड करके ये क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई। तो ये किसने किया, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया रदरफोर्ड के द्वारा इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर स्पेस जो होता है एटम के अंदर वो क्या होता है, एम्प्टी, इसलिए सारे रेस क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर जाते हैं, और बहुत कम अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, डिफ्लेक्ट किए थे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर का स्पेस एम्प्टी था। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। फर्दर यहाँ कहा गया कि जो एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत कम स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, बहुत कम एरिया में क्या रहता है, वो कन्फाइंड रहता है। फर्दर ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, जो मास था और पॉजिटिव चार्ज था बहुत स्मॉल वॉल्यूम में एटम में कंसंट्रेटेड था। ये कुछ एक यहाँ की लर्निंग्स थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। फर्दर यहाँ एक डेटा बताया जा रहा है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10⁵ टाइम्स कम होता है एटम के रेडियस से, ठीक है। सपोज ये एटम है तो इसका जो भी रेडियस होगा, तो ये न्यूक्लियस का इसका न्यूक्लियस के कंपेरिजन में 10⁵ टाइम्स क्या होगा, ज़्यादा होगा एटम का रेडियस। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अब फर्दर इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम अपने प्रेजेंट किए। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस लाई करते हैं, जो कि सेंटर क्या है, न्यूक्लियस है। तो सारे मास कहाँ है, न्यूक्लियस में ही लाई करते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के। एंड थर्ड, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज के कंपेरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है, जो कि हमने यहाँ पे ये चीज़ देख ली, 10⁵ टाइम्स होता है ये चीज़। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने क्या नहीं किया था। तो रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। तो किस तरीके से स्टेबल वे में रिवॉल्व कर रहा था इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में एक एटम के अंदर, इसको अच्छे तरीके से रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया बोर के द्वारा। बोर ने कहा कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। कुछ सर्टेन ऑर्बिट से होते हैं जिसको क्या करता है, फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन, यानी कहीं भी नहीं रिवॉल्व करता। कुछ एक पर्टिकुलर डिफाइंड ऑर्बिट्स है जिसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और जब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ये कहना था बोर का। तो बोर मॉडल ऑफ एटम में से 2 लर्निंग्स आप यहाँ से ले सकते हैं। पहला ये था कि कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्या नहीं करता है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ये 2 स्टेटमेंट था नील्स बोर का। फर्दर क्या कहा गया है उनके द्वारा कि ये दीज ऑर्बिट्स और सेल्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो KLMN, जो क्या बताया जा रहा है कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल KLMN। इन्हीं सेल्स में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे रिवॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ कहना था किसका, बोर्स का, ठीक है। फर्दर अब हम न्यूट्रॉन्स के बारे में देखते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन को देख लिया, प्रोटॉन को देख लिया, अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन को। तो 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें कोई चार्ज नहीं था, और उसका मास नियरली किसके इक्वल था, प्रोटॉन के। यानी हम यहाँ से क्या ले सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है कि सभी एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बस हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। उसके साथ साथ द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसलिए जब हम एटॉमिक मास काउंट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करते हैं हम, प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तब जाके हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक। फर्दर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड ब्यूरी। ये जो हमने देखा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में क्या, एक एटम के डिफरेंट ऑर्बिट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ये बोर और ब्यूरी के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपको करके नहीं समझना है, हम यहाँ बेसिक चीज़ देख लेते हैं किस तरीके से था। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18, फोर्थ में 32 और ये फर्दर इस तरीके से बढ़ते जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि ये 2n² के फार्मूले के बेसिस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं। इन जहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट जिस नंबर पे ऑर्बिट है उसको हम n मानते हैं, उसको स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उतना नंबर ऑफ सेल्स क्या इलेक्ट्रॉन्स उस सेल में क्या होंगे, फिलअप होंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जा सकता है वो 8 होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम को भी समझ लिया। अब वैलेंसी के बारे में देखते हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, वैलेंसी क्या होती है। तो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है, तो इसके में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। इसमें भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ताकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, ठीक है, या तो लूज करके या गेन करके, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे इस हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें, हाइड्रोजन और हीलियम को, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो अगर लिथियम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा कि स्टेबल हो जाए, तो उस तरीके से इसे एक लूज कर देना होगा, तब जाके इसका आउटर मोस्ट सेल फुलफिल्ड रहेगा। तो इस तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एक एलिमेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे लूज या गेन दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ समझ गए। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसीज दी हुई है, आप यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो ये टेबल को, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि हीलियम के पास उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो आउटर मोस्ट सेल उसका पहला सेल या आउटर मोस्ट सेल होता है, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हम फील करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। फर्दर एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो डिटरमाइन करता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। अगर सपोज किसी एलिमेंट के पास 4 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 4 होगा, 5 है तो 5, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। तो जेड क्या होगा, इज इक्वल टू पी होगा, हमें ये याद रखना है। फर्दर मास नंबर के बारे में अगर हम देखें तो मास नंबर क्या होता है, तो सम ऑफ, हमने पीछे देखा था एटॉमिक मास, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही चीज़ हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। तो मास नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके वजह से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन, यानी ये हम कह सकते हैं कि मास नंबर इज ड्यू टू न्यूक्लियॉन, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब मास नंबर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि मास नंबर को किस तरीके डिफाइन करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसको हम मास नंबर कहते हैं। उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से। तो अगर हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का लिखना होगा तो उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, ऊपर में हम लिखते हैं मास नंबर एंड नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। आपको ऐसे याद रखना है। सपोज नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया गया, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर उसका 14 है। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो पहले हम एन लिखेंगे, उस एलिमेंट का सिंबल, मास नंबर ऊपर यानी 14 और नीचे 7। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को एंड एटॉमिक मासेस को। अब यहाँ एक टर्म आता है आपका आइसोटोप्स। अब ये क्या चीज़ है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है, पर उसके बहुत सारे आइसोटोप्स है। जिसके पहला हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है प्रोटियम, जिसका मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास 1 है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एटॉमिक नंबर सबके सेम है हाइड्रोजन के, बट उनका मास नंबर अगर आप देखोगे तो ये 1, ये 2, ये 3। यानी पहला आइसोटोप हाइड्रोजन का क्या होता है, प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कार्बन,
जिसका एटॉमिक नंबर 6 है बट मास नंबर क्या है डिफरेंट 14 एंड 12 है। क्लोरीन का ले सकते हैं एटॉमिक नंबर ये हमारा 17, इनका भी 17 बट मास नंबर 35 37। तो आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर क्या है इसके डिफरेंट है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, जिसका मास नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो। वैसे ही जस्ट अपोजिट इसका होता है आइसोबार। पहले यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, कुछ और आपके इसमें बताया जा रहा है कि ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। हर एलिमेंट का आइसोटोप्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, आपको ये याद रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम रहेगी, क्योंकि वो सेम एलिमेंट ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, ये ट्रिटियम हो गया, ये सारे है तो हाइड्रोजन के ही वेरिएंट्स, यानी इनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। ये सारे हाइड्रोजन की तरह ही केमिकली एक्टिव रहेंगे या फिर केमिकली परफॉर्म करेंगे, बस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। यानी आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है। एवरेज यहाँ बताया जा रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है क्लोरीन का, तो 35.5 यू होता है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज। वही चीज़ है कि एवरेज किस तरीके से हम निकालते हैं इसके बारे में आप पढ़ लेना। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप्स द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन। अगर किसी एलिमेंट के पास आइसोटोप्स नहीं है तो उसका मास कितना होगा, उसके सम, और सम किसके बराबर के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होगा उसका मास नंबर। ठीक है। अब कुछ आइसोटोप्स के एप्लीकेशन के बारे में बताया जा रहा है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले आइसोटोप ऑफ यूरेनियम के बारे में देखें तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के लिए यूज करते हैं हम लोग यूरेनियम के आइसोटोप को। फर्दर कोबाल्ट के आइसोटोप को हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एंड आयोडीन के आइसोटोप को हम यूज करते हैं गोइटर के ट्रीटमेंट में। तो ये आइसोटोप के कुछ इंपॉर्टेंट यूज थे और आप पीवाईक्यूज जाकर देखोगे तो इससे पीवाईक्यूज बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। फर्दर आइसोबार के बारे में देखें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने देखा कि पहले मास नंबर डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर सेम था, तो ऐसे भी तो कंडीशंस हो सकते हैं जहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। तो वैसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हम आइसोबार्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ बताया जा रहा है कैल्शियम और आर्गन का एग्जांपल लिया गया, जहाँ पे एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 100, ठीक है, सॉरी 18। तो ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो यानी इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट इनका मास नंबर 40 होता है, यानी सेम मास नंबर है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके बुक में इस चैप्टर में जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप एक बार खुद से बुक को हाईलाइट करना और रीडिंग करना ताकि आपको समझ में आ जाए एंड देन यू गो एंड सॉल्व पीवाईक्यूज। तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और किस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं और आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं। तब तक जय हिंद।